स्टूडेंट्स, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे फिजिक्स का फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का नेक्स्ट टॉपिक का नाम है एरिया वेक्टर। अभी तक हम लोग फर्स्ट चैप्टर में क्या क्या देख लिए, कूलम्स लॉ देख लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, देन हम लोग इंटेंसिटी देख लिए, इलेक्ट्रिक डेंसिटी देख लिए, और उसके बाद हम लोग डाइपोल मोमेंट देख लिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, यूनिट क्या होगा, डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा। फिर हम लोग ये देख लिए कि अगर कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई डाइपोल रख दिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो उस पर टॉर्क क्या जनरेट होगा, कैसे होगा, क्या फार्मूला, क्या यूनिट, क्या डायमेंशन, और उस टॉर्क पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो लास्ट वीडियो में हम लोग क्लियर किए थे वो कैसे होगा विद डायग्राम। और यहाँ तक का हम लोग जितना भी टॉपिक को क्लियर किए हैं, साथ ही साथ हम लोग न्यूमेरिकल को भी क्लियर कर चुके हैं साथ ही साथ, ठीक है। सो अब नेक्स्ट टॉपिक फिजिक्स का स्टार्ट करेंगे, और इसके बाद सिर्फ एक टॉपिक गॉसेस थ्योरम एंड देयर एप्लीकेशन बनेगा, बाकी रह जाएगा, एंड देन फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट A to Z विथ न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाएगा। सो हम लोग स्टार्ट करेंगे एरिया वेक्टर, ठीक है। एरिया वेक्टर क्वेश्चन आते कैसे हैं एग्जाम में 12 में। एरिया वेक्टर 2 मार्क्स का आएगा शॉर्ट क्वेश्चन, या हो सकता है कि ऐसा क्वेश्चन आए कि राइट डाउन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो अगर शॉर्ट क्वेश्चन 3 मार्क्स का आता है तो वैसे लिखना है, अगर 5 मार्क्स का तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डायग्राम के साथ डेफिनेशन, फार्मूला, स्पेशल केस लिख देना, उसका यूनिट लिख देना, एंड फिर डायमेंशनल फार्मूला भी लिख देना, अगर 5 नंबर का ये आ रहा लॉन्ग क्वेश्चन में, ठीक है। सो हम लोग एरिया वेक्टर देखते हैं क्या होता है एरिया वेक्टर। सबसे फर्स्ट में जो बात है एरिया और फिर वेक्टर वर्ड दे दिया, ये तो नाम से ही ये गलत है, क्योंकि एरिया इज ए स्केलर क्वांटिटी, वॉल्यूम इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो यहाँ पे वेक्टर हुआ क्या, वेक्टर मीन्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, ठीक है, एंड इन स्केलर क्वांटिटी ओनली मैग्नीट्यूड इज प्रेजेंट नॉट डायरेक्शन, ओके। सो एरिया में वेक्टर कैसे हुआ, डायरेक्शन कैसे हुआ, तो ठीक है, इसको समझने के लिए थोड़ा डायग्राम हम लोग समझेंगे तब जाके क्लियर पूरा होगा। सपोज 3 डायमेंशनल हम लोग ले लेते हैं, एक्सिस एक 1 एक्स एक्सिस, इसको वाई एक्सिस का नाम दिया, इसको जेड एक्सिस का नाम दिया, कंप्लीट है। अब क्या कर रहे हैं हम लोग कि एक स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है, स्क्वायर ले लिए और नाम दे दिए ए, इसको बी डिनोट किए, इसको सी डिनोट किए, इसको डी डिनोट, और सबका ये जो एरिया ए हो रहा, सॉरी सबका जो ये हम लोग दे रहे हैं लेंथ ए। अब अगर कोई स्टूडेंट से पूछा जाए, ठीक है, कि बताओ इसका एरिया क्या होगा, तो आंसर हमको मिलेगा ए स्क्वायर, हो गया बात ख़त्म। बट नहीं, एक्चुअल में ए स्क्वायर हुआ, बट अगर हम स्क्वायर बना रहे हैं तो यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि यहाँ पे एरिया है, क्या होगा, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ में, तो साइड हो गया कोई भी 2 साइड। सो ए बी डॉट बी सी क्रॉस बी सी, सो ए बी क्या है ए एंड बी सी क्या है ए। और हम लोग 11th में स्केलर वेक्टर में पढ़े हैं डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। सो क्रॉस है तो यहाँ पे क्या होगा, साइन 90 होगा, 90 डिग्री क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे ट्रायंगल एंगल कहाँ बनेगा, ये और ये जो लाइन ज्वाइन कर रहा, मीट कर रहा, तो एंगल बनेगा कैसे, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, या तो बाहर की तरफ ऐसे, मतलब इससे बाहर की तरफ ये अगर है तो ऐसे लाइन ऐसे रहेगा बिल्कुल बाहर की तरफ, और नहीं तो इनवर्ड अंदर की तरफ, ठीक है, बट रहेगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो साइन 90 क्रॉस प्रोडक्ट जानते ही है ना, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, साइन 90 होता है, एंड साइन 90 क्या होता है 1, सो ए स्क्वायर रह गया, बट रह तो गया भाई ए स्क्वायर, बट ये क्या हो गया, वेक्टर में आ गया। सो ये क्या होता है एरिया जो है, इसको हम लोग वेक्टर का नाम दिए। अब क्लियर है कि एरिया वेक्टर कैसे हुआ, ठीक है। सो अब डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं, थ्योरी भी, क्योंकि एग्जाम में थ्योरी भी लिखना होता है। सो अ स्मॉल एरिया ऑफ अ सरफेस enclosing a given volume can be represented by a vector। जो अभी हम समझाएं एक्सप्लेन के उसी को सिर्फ वर्ड में ट्रांसलेट कर दिया है, क्लियर है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, मान लो फ्रॉम फिगर, ठीक है, फ्रॉम फिगर में क्या करोगे, तो ये फिगर बना दोगे, ठीक है, बता देते हैं, ये यहाँ तक, ये फिगर बना के यहाँ तक लिख देना है, एंड देन 4 लाइन लिख देना है वर्ड में थ्योरी के फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ एरिया डी एस ऑफ अ सरफेस एस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एन एरिया वेक्टर। एस को हम लोग एरिया बोल रहे हैं, या ए भी बोलते हैं एरिया को, या एस भी, टी एस, ठीक है। सो एरो को क्लियर है, या वेक्टर है इसलिए।
डायरेक्शन शो कर रहा। इफ़ द डायरेक्शन इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ यूनिट वेक्टर एन, यूनिट वेक्टर 11th में जान रहे हो कि यहाँ भी डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट है, एक यूनिट वेक्टर डालना होता है, सो एन कैप, ठीक है, डॉट क्रॉस प्रोडक्ट है, सो हमको एक यूनिट वेक्टर देना होता है, सो एन कैप बोलते हैं इसको। देन एरिया वेक्टर इज गिवन बाय डी एस, क्या होगा, डी एस एन, ये भी एक हो सकता है, ठीक है। यहाँ तक हुआ एरिया वेक्टर का कहानी। ये बिल्कुल पूछे तो नहीं जाते हैं, बट ये किसी के साथ होता है ना लॉन्ग क्वेश्चन, 2-3 छोटे क्वेश्चन मिला के एक लॉन्ग क्वेश्चन होता है, तो कोई क्वेश्चन के साथ इसको भी मिला के एक क्वेश्चन पूछ ले सकते हैं, तो ये 1 नंबर में आ जाते हैं। लेकिन आगे का कॉन्सेप्ट जानने के लिए हमको एरिया वेक्टर का जानकारी होना बहुत ज़रूरी था, सो हम लोग एरिया वेक्टर जान गए। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्लियर है तो गॉसेस थ्योरम क्लियर है और उसका एप्लीकेशन भी। अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्लियर नहीं है तो गॉसेस थ्योरम क्लियर नहीं होगा, और गॉसेस थ्योरम क्लियर होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि गॉसेस थ्योरम इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर 12 एग्जाम एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ओके, सो हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, होता है क्या पता है, इट इज़ डिफाइंड एज द टोटल नंबर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द सरफेस। इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो 2 लाइन में हम रीड कर लिए। क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कि कोई सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रहा है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मान लो सपोज ये एक सरफेस है, यहाँ से होके कितना इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे जा रहा है, होके गुजर रहा है, ठीक है, कितना होके ऐसे गुजर रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, चलो थ्योरी पढ़े उसको हम बोल दिए, समझ गए, बिल्कुल नहीं समझे। डायग्राम जब तक नहीं क्लियर होगा, नहीं समझ में आएगा, तो हम लोग डायग्राम को समझते हैं, ठीक है। चलो कोई एक सरफेस हम लोग लेते हैं, प्लेन सरफेस। चलो प्लेन सरफेस ले लिए, यहाँ पे एक हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देते हैं। तो यहाँ पे ये मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, तो यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक लाइन सरफेस से होकर गुजर रहा, तो एक ये और एक ये 2, ठीक है। मान लो एक हम बना रहे, और अब इसमें से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होके जा रहा है, ये जो सरफेस है, तो 1 2 3 4 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होके गुजर रहा है। चलो ठीक है, ये भी हम लोग समझ गए, ठीक है। तो यही तो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, फाई, और यहाँ पे ई फाई इलेक्ट्रिक, और ये फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, कोई भी सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होके गुजर रहा, जैसे ये और ये नहीं लेना है इसमें, जैसे ये और ये नहीं लेना है, क्योंकि सरफेस से होके नहीं गुजर रहा, तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस से होकर गुजर रहा, उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। तो जल्दी हम लोग इलेक्ट्रिक ले लिए। मान लो एक और बात है इसमें, क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगा। क्यों, क्योंकि जितना इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हम लोग ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन हो चुका है, तुम लोग देख सकते हो क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। वैसे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है क्या, जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड में लाइन आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जितना भी इधर में लाइन बन रहा है, सो क्या है कि जितना इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा उतना नंबर में इंक्रीज़ करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है। तो जितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगा। वीक होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन जो है वो भी वीक हो जाएगा। तो इससे एक और बात, क्योंकि क्या होता है ना, क्लोज हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होता है ना, क्लोज हो जाता है, आपस में सट जाता है, पास आ जाता है। कब, जब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, तब क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होता है क्लोज हो जाता है आपस में। अब जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है, सो क्या बात है यहाँ पे, कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उतना ही ज़्यादा बन रहा है, अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपस में क्लोज हो जाता है और नंबर बढ़ जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का। तो इससे एक और बात क्या है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी भी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी क्या होगा, वो भी ज़्यादा हो जाएगा, किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का। और एक बात क्या है, तो इससे ये एक और बात पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर स्ट्रॉन्ग है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंक्रीज़ करेगा, तो उसका फाई क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी इंक्रीज़ करेगा। क्यों, इसलिए क्योंकि फाई फ्लक्स का डेफिनेशन ही है कि सरफेस से होके कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गुजर रहा है, आई मीन पास कर रहा है। सो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज़्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, उसका फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी इंक्रीज़ करेगा।
सब आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला बात है। और उसका इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी भी हाई होगा, क्योंकि क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड अगर स्ट्रॉन्ग है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपस में टच हो जाता है, आई मीन क्लोज हो जाता है, क्लोज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी भी हाई होगा, इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, सो हम लोग बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनली, सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज़्यादा तो उसका फ्लक्स भी ज़्यादा, उतना ज़्यादा, इसका मतलब क्या हुआ, सरफेस से उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होके गुजरेगा, उसी वही तो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इससे एक और पता चलता है कि एरिया का भी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कौन? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कैसे? क्योंकि मान लो एरिया ज़्यादा, मतलब ये थोड़ा ज़्यादा होगा, ठीक है, एरिया जैसे बढ़ा दिए, मतलब ये इतना है, इतना सरफेस है, ये इतना एरिया कर दिए तो उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होके गुजरेगा। एरिया अगर इतना है, एरिया इतना में 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होके पास किया सरफेस से, इतना एरिया कर दिया तो हो सकता है 6 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस से पास करे। तो इसका मतलब उसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंक्रीज़ हुआ तो डेफिनेटली उसका इलेक्ट्रिक बोल सकते हैं कि फ्लक्स भी इंक्रीज़ हुआ। तो इसका मतलब एरिया भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, एरिया ज़्यादा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़्यादा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज़्यादा तो आई मीन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज़्यादा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज़्यादा तो उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी ज़्यादा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ई इंटू ए, या तो ए लिख सकते हैं, नहीं तो हम लोग एस भी लिख सकते हैं सरफेस को, या सरफेस एरिया को ए भी, नहीं तो एस भी। वेक्टर है दोनों, एरिया अभी जस्ट 2 मिनट पहले पढ़े, इलेक्ट्रिक फील्ड तो है, लाइन तो है ही वेक्टर। सो यहाँ पे जैसे हम लोग डॉट करते हैं तो फिर वही वाला बात हो गया, एंगल होगा, वो एंगल क्या होता है पढ़े हो, डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट में डॉट प्रोडक्ट है तो कॉस थीटा, सो ये कॉस थीटा। यहाँ तक क्लियर है, क्या हो गया, ये हो गया कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, यहाँ क्या हो जाएगा, ये कॉस थीटा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है सो कॉस थीटा, क्रॉस प्रोडक्ट था यहाँ पे तो साइन थीटा या साइन 90, क्योंकि साइन थीटा होता है पर 90 क्योंकि क्या होता है, ये जो एंगल बन रहा है या तो ये इसका डायरेक्शन प्लेन का क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा बाहर की तरफ आउटवर्ड, नहीं तो अंदर की तरफ, ठीक है, भीतर की तरफ, आई मीन इनवर्ड। क्लियर है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई डॉट ए, डॉट क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, कॉस थीटा। अब हम लोग थोड़ा समझ गए डायग्राम से, अब हम लोग थोड़ा सा थ्योरी को देख लेते हैं, थ्योरी भी लिखना है एग्जाम में, डायग्राम के थ्रू तो समझना है ही और साथ में लिखना भी तो है। सो क्या हुआ, हम लोग एस को लेके कर रहे हैं तो ई एस कॉस थीटा, अगर हम लोग ए को लेके किए तो ई ए कॉस थीटा, एस और ए दोनों में कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे हम लोग एस या ए कोई भी रिप्रेजेंट करते हैं, एरिया को एस भी नहीं तो ए भी। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैन बी डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल ई एंड द सरफेस एरिया परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये परपेंडिकुलर क्यों होगा, एरिया वेक्टर में क्लियर कर चुके हैं। मान लो उसके बाद क्या है, डायग्राम, मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इधर एरिया जा रहा है, एरिया इधर है, क्योंकि होना है परपेंडिकुलर, इधर है तो जस्ट परपेंडिकुलर 90 डिग्री जाएगा, तो ऐसे जाएगा, है ना, 90 डिग्री। तो नाउ कंसीडर द सरफेस इज मेड अप ऑफ स्मॉल एलिमेंट ईच ऑफ एरिया वेक्टर डी एस एंड इज डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस एलिमेंट। लेट थीटा बी द एंगल मेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड ई विद द एरिया वेक्टर डी एस। पहले हम लोग रीड करते हैं, फिर हम लोग डायग्राम के थ्रू क्लियर करेंगे। ऑफ द सरफेस एलिमेंट E cos theta is the component of electric field perpendicular to the surface area and the electric flux through the surface area. The electric flux through the surface element is given by, क्या है कुछ नहीं समझे हम लोग, रीड तो कर ले बट कुछ समझे ही नहीं क्या बोल रहे हैं, अब सुनते हैं हम लोग। बोल ये रहा है कि अगर हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना हो, मान लो एक हमको ये ले लिए सरफेस, हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है पूरा का, तो अगर एक हम छोटा सा पार्ट का एरिया का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लेंगे तो हम लोग एक छोटा सा एरिया का, स्मॉल एरिया का अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लें, ऐसे ही सब स्मॉल एलिमेंट का एरिया का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल के सबको जोड़ दे, ऐड कर दे, तो टोटल का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल जाएगा। ठीक है, मतलब एक का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे थीटा 1, फिर थीटा 2, फाइव थीटा नहीं 5 1 5 2, ऐसे ही सब छोटे छोटे एलिमेंट का निकाल के इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेशन तो जान ही रहे हो, सबको ऐड कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, तो क्या होगा, टोटल का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल जाएगा। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सब बराबर हो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, अगर बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर चेंज करेगा तब नहीं, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होगा, ऑलवेज क्या होना चाहिए उसमें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होना चाहिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सब जगह सेम होना चाहिए। मान लो एक छोटा सा एलिमेंट, एक एरिया हम इतना ले लिए, एक एरिया छोटा सा ये ले लिए, ठीक है, एक छोटा सा एरिया हम ये ले लिए, एक छोटा सा एरिया ये ले लिए,
देन एक छोटा सा एरिया ये ले लिए और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे, फिर इस एरिया का, फिर इस ऐसे करके सब एरिया का निकाल के उसको ऐड कर देंगे। कैसे? तो इस इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमारा टोटल का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल जाएगा। लेकिन ये तभी पॉसिबल जब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं हो रहा, सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है। अगर सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म आई मीन सेम नहीं है तब ये पॉसिबल नहीं है कि ये तरीका से इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना। सो अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना है तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सब जगह का, ठीक है, सो यह बात क्लियर है कि अगर सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगा तभी जाके हम लोग ये तरीका से इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूरा सर्कल का या पूरा सरफेस एरिया का हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, मान लो यहाँ पर हम लोग स्मॉल एलिमेंट का डी हो गया एरिया, या डी एस भी लिख सकते हैं या डी ए। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इस डायरेक्शन में होगा, ये डायरेक्शन में होगा। मान लो ये चार्ज है प्लस क्यू, ठीक है, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो चार्ज का अपोजिट होता है, अवे फ्रॉम द चार्ज। मतलब चार्ज का ये अगर डायरेक्शन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और दूर जाएगा, इससे दूर जाएगा। ठीक है, ये अगर चार्ज है प्लस क्यू तो इलेक्ट्रिक फील्ड और दूर जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ होगा। किधर होगा? डायरेक्शन इस तरफ होगा। ठीक है, एरो का साइन इधर है, इधर होगा डायरेक्शन। ये याद रखना बात को कि चार्ज से अवे होता है, आई मीन चार्ज के अपोजिट होता है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है अवे फ्रॉम द चार्ज के उल्टा डायरेक्शन में। और यही डायरेक्शन में मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन में हमारा स्मॉल एलिमेंट का एरिया भी है जिसको हम लोग टी ए लिए हैं, और ये यहाँ पे डिस्टेंस क्या है? कैपिटल आर। ठीक है, तो ये हो क्या जाएगा यहाँ पे? फिर सेकेंड का मान लो ये एलिमेंट का निकाले तो सेम वही होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इसका भी ई इस तरफ होगा, इसका स्मॉल एलिमेंट डी ए यही है एरिया और आर हो गया। फिर इधर भी लेंगे तो वही वाला बात होगा, इधर भी लेंगे तो वही वाला बात होगा कि ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ हो गया स्मॉल एरिया और ये आर हो गया। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे अगर हम लोग लेते हैं तो ये भी हो गया आर डिस्टेंस, इस तरफ हो गया ई इलेक्ट्रिक फील्ड और इधर ही हमारा स्मॉल एरिया हो गया डी। तो सबको हम लोग क्या करेंगे? ऐड कर देंगे तो टोटल का इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट हो जाएगा। तो इस पे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा θ1, इस पे θ2, इसका फाइंड आउट करेंगे, सबका फाइंड आउट करके सबको प्लस कर देंगे, आई मीन इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेट करना मतलब प्लस कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारा फाइनल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल का इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब ये पूरा सर्कल या बोल सकते हैं स्क्वायर या जो भी है उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो हमारा फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, इस ऐसे हम लोग जब हम लोग करेंगे तो देखिए हम क्या बताए थे, इसका क्या है मेन इसमें है क्या? जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होना चाहिए सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होना चाहिए तभी ये पॉसिबल होगा। ठीक है, तो वही इतना में लिखा हुआ है। नाउ कंसीडर द सरफेस। मान लो कि कोई स्मॉल एलिमेंट का बना हुआ एरिया वेक्टर डी एस है, एस से भी ले सकते हैं, नहीं तो हम लोग एरिया को ए से भी लिख सकते हैं और उसका डायरेक्शन परपेंडिकुलर तो होना ही चाहिए। एरिया वेक्टर में क्लियर कर चुके हैं कि परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, या तो बाहर की तरफ नहीं तो अंदर की तरफ प्लेन का परपेंडिकुलर 90 डिग्री एंगल बनाते हुए होगा। थीटा तो परपेंडिकुलर होगा। तो मान लो लेट थीटा जो है सरफेस एलिमेंट, लेट थीटा जो है वो एंगल है मेड बाय द किससे बना है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर। ये तो बात है ही ना कि ये जो बना है, ये जो थीटा बना है जो हम अभी भी बताए थे, ये कैसे बना? ये दोनों के बीच से बना, इलेक्ट्रिक फील्ड और ये एरिया वेक्टर से बना है ना, यही दोनों से बना। और है कैसा? तो परपेंडिकुलर। थीटा कैसे बना? इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर से बना, इसे लेके बना। और ये दो बना कैसे? तो ये हुआ कैसे? कौन सा थीटा? तो परपेंडिकुलर बना है जस्ट 90 डिग्री। दो ही चीज़ तो है, ई एंड ए, आर तो डिस्टेंस है, दो ही चीज़ है ई एंड ए, सब में ई एंड ए इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया उसी से बना है ये एंगल। और एंगल क्या है? तो 90 डिग्री आई मीन परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है, मेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, एस भी ले सकते हैं ए बी, ऑफ द सरफेस एलिमेंट। ई कॉस थीटा इज द कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर डायरेक्शन सरफेस एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द सरफेस एलिमेंट गिवन बाय। क्या होगा? हम लोग जब ऐसे ही बोले कि हम लोग जब एक स्मॉल एलिमेंट का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? वहाँ निकलेगा भी तो डी फाई क्योंकि स्मॉल एरिया है तो स्मॉल फ्लक्स, इसका भी डी फाई। ठीक है, सबको तो डी फाई ही निकलेगा। तो डी फाई क्योंकि स्मॉल अगर एरिया का निकाल दे डी एस या डी ए का तो उसका फ्लक्स भी स्मॉल का एरिया का निकल रहा है तो वो भी तो डी फाई होगा। फाई तो नहीं होगा, फाई कब होगा? जब टोटल निकालेंगे सबको सम करके, आई मीन इंटीग्रेट करके। सो डी फाई, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी फाई क्या होगा? ई कॉस थीटा डी एस। अब क्या है? हम तो ई यहाँ पे डी फाई क्या होगा? ई डी एस कॉस थीटा। कैसे हुआ वो सब क्लियर है? कॉस थीटा सब कैसे हुआ ये सब क्लियर है, ई डी एस। ठीक है, अब यहाँ पे बाकी है बात है कि जब ये था ई डॉट ए बोलो या एस बोलो तो ये डॉट प्रोडक्ट के चलते वेक्टर था, तो डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट जान रहे, डॉट प्रोडक्ट है तो कॉस थीटा होता है। तो ये वही बात हुआ। ठीक है, ई ए बोलो या डी ए कॉस थीटा, डी क्यों? क्योंकि हम लोग एक स्मॉल पार्ट का निकाल रहे हैं सरफेस एरिया का।
तो अगर हम लोग cos थीटा हटाएंगे तो डॉट देंगे, डॉट हटाएंगे तो cos थीटा देंगे, और जैसे डॉट देंगे वेक्टर का साइन देंगे डायरेक्शन वाला, और अगर वेक्टर का डायरेक्शन और डॉट हटा देंगे तो सीधा cos थीटा लिख देंगे, ठीक है। वही बात इसमें था, वेक्टर हटाएंगे तो ये आई मीन ये क्या था, क्रॉस का साइन होता है साइन थीटा, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री हुआ था, क्यों हुआ था वो क्लियर कर चुके हैं, इसीलिए नहीं तो साइन थीटा। और अगर मान लो साइन थीटा हटा देते हैं तो सीधा क्रॉस साइन करेंगे और वेक्टर का डायरेक्शन वाला साइन करेंगे, क्लियर है। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे d5 मतलब टोटल का, d5 का कर देंगे मतलब जितना भी है सबका ऐड कर दो, इंटीग्रेट करो तो हो जाएगा। तो क्योंकि ऐड करने के लिए इंटीग्रेट करते हैं तो सब स्मॉल एलिमेंट का जो हम लोग एरिया का जो हम लोग d5 मतलब फ्लक्स निकालें सबको ऐड कर दो तो टोटल का फ्लक्स मिल जाएगा। तो d5 को इंटीग्रेट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स टू द सरफेस इज गिवन बाय d5, तो क्या हो जाएगा d5 हमारा EDS cos थीटा है, तो EDS हो जाएगा सरफेस से फाइंड आउट कर रहे हैं ना, बताए ना कि cos थीटा हटाएंगे डॉट देंगे और वेक्टर वाला साइन देंगे, और अगर डॉट और वेक्टर वाला साइन हटाते तो सीधा cos थीटा देते हैं, और साइन में भी है कि क्रॉस दो, ठीक है, क्रॉस करो, क्रॉस है और वेक्टर का साइन है तो सीधा हो जाएगा साइन थीटा, और अगर हम लोग साइन थीटा जो है उसको हटा देते हैं तो सीधा हमारा क्रॉस साइन हो जाएगा और ए वेक्टर का साइन हो जाएगा डायरेक्शन वाला, क्लियर है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, सो क्या हो जाएगा EDS हो गया क्योंकि cos थीटा हटा दिए, डॉट दे दिए और डायरेक्शन वाला शो कर दिए, वेक्टर है। सो थीटा क्या हो जाएगा EDS या EDS cos थीटा बोल सकते हो, या हम लोग सिंपल ES बोल सकते हैं, क्लियर है। यहाँ पे जाके हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स कंप्लीट हुआ। सो कोई डाउट तो होना नहीं चाहिए, सो यहाँ तक क्लियर होगा। अब हम लोग स्पेशल केस देख लेते हैं, उसका यूनिट देख लेंगे, डायमेंशन देख लेंगे, हो जाएगा कंप्लीट। स्पेशल केस थीटा 0 डिग्री अगर है तो, क्योंकि हम लोग पहले ही जान रहे हैं ये जो एंगल है ये कैसे है, एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड का परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे शॉर्ट में जब नोट्स बनाओगे तुम लोग तो देख के बनाना, हम यहाँ पे शॉर्ट में ना ये ऐसे साइन दे दिए हैं परपेंडिकुलर का, तुम लोग लिखोगे तो पूरा परपेंडिकुलर वर्ड में लिखना, ठीक है। तो ये जो है ये E और S के बीच में क्या है, तो 90 डिग्री का एंगल है, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस एरिया जो है, सरफेस एरिया पर जो इलेक्ट्रिक सरफेस एरिया से होकर सरफेस से होकर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो गुजर रहा है वो कैसे 90 डिग्री एंगल बनाते हुए गुजर रहा है, ओके। तो अब क्या है, मान लो थीटा 0 डिग्री है तो इसका मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा ऑफ द सरफेस, और देन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा थ्रू द सरफेस क्या हो जाएगा, इज गिवन बाय थीटा क्या EDS cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री कितना होता है तो 1 होता है, तो हो गया EDS, इंटीग्रेशन हटाओ D भी हट गया, सो सीधा ES हो गया, ठीक है। ES बोलो या सरफेस को A से, सरफेस एरिया को A भी लिखते हैं तो S या A दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। सो इसका मतलब ये क्या हो रहा है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगा, क्योंकि क्या है ये सीधा क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्लेन का परपेंडिकुलर हो रहा है, मतलब सरफेस, ये जो प्लेन सरफेस है इसका परपेंडिकुलर हो रहा है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इसीलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगा, क्योंकि हम पहले भी क्लियर किए जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उतना ज़्यादा क्या हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगा। सेकेंड, अगर 90 डिग्री हो गया तो यहाँ पे 90 डिग्री तो cos 90 क्या होता है 0, तो cos 90 0 होता है, तो क्या हो जाएगा EDS cos 90 0, तो इससे क्या पता चल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द सरफेस, देन द फ्लक्स थ्रू द सरफेस इज गिवन बाय दिस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर थीटा 90 डिग्री हो गया तो क्या होगा कि सरफेस जो है उसका पैरेलल समांतर बन जाएगा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है। क्या पता चलता है, अगर थीटा 90 डिग्री हो तो सरफेस से होके तो गुजरेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, लेकिन समांतर पैरेलल होके गुजरेगा, ठीक है। तो यहाँ समांतर ऐसे रहेगा समांतर। नेक्स्ट है, तो यहाँ पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द सरफेस क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि cos 90 क्या होता है 0, तो EDS डॉट 0 तो पूरा 0 ही वैल्यू हो गया, तो इसका मतलब क्या होगा पैरेलल हो जाएगा प्लेन का, ठीक है, सरफेस से। ऐसा यूनिट क्या होता है तो हम लोग तो जान रहे हैं, फॉर्मूला क्या होता है E/S, एरिया मीटर स्क्वायर होता है, और ये क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो जैसे कि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पढ़ चुके हैं, क्या होता है फोर्स बाय, हम लोग एक बार देख भी लेते हैं क्या होता है फोर्स बाय चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होता है या इंटेंसिटी जो बोलो फोर्स बाय चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम लोग फाइंड आउट करना चाहें तो ये होता है क्या S, अभी हम एंगल को रहने देते हैं क्योंकि यूनिट निकाल रहे हैं, तो ये क्या होता है F/Q
क्यू नॉट इंटू एस। एफ का न्यूटन होता है फोर्स का, चार्ज का कूलम होता है, सरफेस क्या होता है तो ये होता है मीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया है ना ये, तो एरिया मीटर स्क्वायर, इसलिए तो हम बोले जहाँ जहाँ एस है वहाँ पे ए लिख सकते हैं, एक ही बात हुआ। तो क्या होगा, न्यूटन एरिया का मीटर स्क्वायर होता है ऐसा यूनिट, क्योंकि फिजिक्स से ऐसा यूनिट लेके चलेंगे। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय चार्ज, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम। सो फोर्स का न्यूटन ऐसा यूनिट तो न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम है, तो ऊपर का तो कूलम इनवर्स। डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा भाई, फोर्स बाय चार्ज इनटू एरिया। फोर्स का क्या होता है, तो MLT-2। यूनिट डायमेंशन 11th में सब ये सब क्लियर हो चुका है, इसीलिए हम डायरेक्ट बता रहे हैं फोर्स का MLT-2, चार्ज का तो क्या होता है, तो चार्ज का फॉर्मूला एक हम लोग जान रहे हैं, हम लोग पढ़ के आए हैं, Q = IT। ठीक है, चार्ज का क्या होता है, Q × IT। तो I करंट, T टाइम, नीचे लिख सकते हैं करंट टाइम एक साथ। ठीक है, और ये तो एरिया तो ऊपर है तो एरिया रह गया। फोर्स का MLT-2, करंट का एम्पियर होता है तो ए रहेगा, एरिया का मीटर स्क्वायर, तो मीटर मिक्स में आया, मास में, लेंथ में की टाइम में, तो लेंथ में आया। तो ठीक है, जब लेंथ में आया तो L के ऊपर 2, क्योंकि मीटर स्क्वायर। हम एक बात बताएं भी थे, डायमेंशन में MLT तीनों को लिखा जाता है, भले ही वही क्वान्टिटीज़ में नहीं है कोई बात नहीं, ऊपर 0 लिखो, लेकिन उसको हम लोग मैंसन करते हैं। तो M0 T0, क्योंकि एरिया का क्या होता है मीटर स्क्वायर और मीटर लेंथ में क्या, सो L का स्क्वायर बाय करंट का यहाँ पे हो गया, करंट का हो गया यहाँ पे एम्पियर, और टाइम का तो भाई टी ही रह गया। तो यहाँ पर हम लोग वही काम करेंगे, एक सेकेंड, M L और T एक रहेगा। 1 नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन अगर 2 3 4 है तो लिखना जरूरी है, लेकिन अगर 1 है तो नहीं भी लिखने से चलेगा, कुछ नहीं लिखे मतलब वो 1 हुआ होगा। तो क्या हो गया, M यहाँ 0 है तो एक ही M है, L क्या है इधर कुछ नहीं मतलब 1 है, 2 और 1 3, और नीचे A है, ऊपर गया तो -1, और T है -2, कुछ नहीं है मतलब 0 है कुछ नहीं है -2, और यहाँ पर T क्या 1 ऊपर गया तो -1, क्योंकि प्लस में तो -1 -2 -3। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज दिस। यहाँ तक जाके हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स कंप्लीट हुआ, एरिया वेक्टर कंप्लीट हुआ, डायग्राम के साथ कैसे करना है। ठीक है, जब हम लोग क्या करेंगे, एरिया वेक्टर फिर से बोल रहे हैं, एरिया वेक्टर लिखेंगे, ये दोनों लाइन यहाँ तक लिखेंगे, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये डायग्राम बना के ये 4 लाइन लिख लेना है। उसके बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्टार्ट करना है, ये पूरा लिखना है, ये पूरा स्पेशल केस है 2-3, एक जब 0 डिग्री हो, एक 90 डिग्री हो, और ऐसा यूनिट डायमेंशनल फार्मूला। और अगर है पॉसिबल हो एग्जाम में टाइम मिले तो ये, वैसे ही हम तुम लोग को समझाने के लिए बताएं, बट अगर एग्जाम में टाइम मिले तो ये कॉपी में भी, या नोट डाउन करके नोट्स बनाने में भी उसमें ये मेंशन कर सकते हो कॉपी में। ठीक है, तो यहाँ पे ये कंप्लीट हुआ। कब सबसे ज़्यादा सरफेस से होकर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गुजरेगा, कब, जब थीटा कितना हो, 0 डिग्री, क्योंकि इसमें परपेंडिकुलर हो जाता है। ठीक है, परपेंडिकुलर। लेकिन अगर थीटा 90 डिग्री हो तब ये पैरेलल हो जा रहा है। तो इसमें पैरेलल हो जाने का मतलब हुआ कि सबसे कम वहाँ पे पॉसिबिलिटी होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस से होकर गुजरने का, क्योंकि 0 डिग्री हो जाता है ना, 0 हो जाता है, सॉरी, क्योंकि cos 90 0 और cos 0 1। क्लियर है, यूनिट हो गया, डायमेंशनल फार्मूला हो गया। तो यहाँ तक कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में हम लोग गॉसेस लॉ पढ़ेंगे और उसके एप्लीकेशन पढ़ेंगे, एप्लीकेशन भी डिटेल पढ़ेंगे विद डायग्राम, गॉसेस लॉ भी डिटेल पढ़ेंगे विद डायग्राम, तब जाके हमारा ये फर्स्ट चैप्टर विथ न्यूमेरिकल A to Z कंप्लीट होगा। ओके।